तो देखिए, सबसे बड़ा शुभ समाचार तो आज यही है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार धीमे धीमे लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं काशी की कायाकल्प भी अब होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के तमाम तीर्थों को नए सिरे से सजाने संवारने का पहल जो है शुरुआत इसकी कर दी। अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार तमाम धार्मिक जो सर्किट बनाने की एक तैयारी में है, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की पहचान बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की पहल की है, जिसके तहत राम कृष्ण की भूमि पर धार्मिक पर्यटन स्थल की नए सिरे से ब्रांडिंग होगी। तो देखिए, कोशिश यही है कि सिर्फ सांस्कृतिक लिहाज से नहीं बल्कि पर्यटन के भी लिहाज से, चाहे रोडों का चौड़ीकरण हो, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जाएं जिससे एक ये प्रयास किया जा सके कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ एक सांस्कृतिक लिहाज से आगे बढ़े, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पदोन्नति करता हुआ नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश रही है, काफी सालों से आप लगातार देख रहे हैं। और एक एक करके ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे, चाहे स्वच्छता को लेकर मिशन हो या फिर ये तमाम धार्मिक स्थल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जीर्णोद्धार किया गया। ये तमाम सर्किट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सर्किट बनाने की इनकी योजना है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से, चाहे बुद्ध पीठ हो, चाहे या देखिए महाकुंभ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या। कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन। विश्वनाथ की है वाराणसी, जिसका अस्तित्व भगवान शिव के संकल्प पर टिका है। इन तमाम धर्म स्थलों को जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में मौजूद तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को अलग अलग सर्किट के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का ऐलान कर दिया है। इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है, जिसके तहत सूबे में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, कृष्ण सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट और बुद्ध सर्किट बनाने की तैयारी की जा रही है। 8 सर्किट धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, कृष्ण और ब्रज सर्किट है, शक्तिपीठ सर्किट है, सूफी सर्किट भी है जो कबीर सूफी इन सबको लेकर के चलता है। जाहिर है, राम जन्मभूमि अयोध्या के दीपोत्सव की चमक हो या कृष्ण भूमि में बरसाने की होली का रंग, नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी के दरबार का मेला हो या फिर काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार, ये वो तमाम धर्मस्थल है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। अब योगी सरकार इन तमाम धर्मस्थलों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत जिन स्थलों को विकसित किया जाएगा उसमें रामायण सर्किट प्रमुख है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर जैसे धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन धार्मिक स्थलों को भगवान राम और माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदग्राम, बलदेव जैसे धार्मिक स्थल जोड़े जाएंगे। महाभारत सर्किट की परिकल्पना में हस्तिनापुर, कापिल्य, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। इसी तरह शक्तिपीठ में विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से लेते हुए देवी पाटन, नौमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, सहारनपुर से शाकुंभरी देवी और शीतला माता मऊ तक विस्तार होगा। लोक निर्माण विभाग को कहा गया है कि जो ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं वहां की अप्रोच रोड सड़कों को चौड़ा करें और बेहतर बनाएं। जैसे अयोध्या में हम लोग राम पथ, भक्ति पथ, इस तरीके से 3 बड़े बड़े चौड़े मार्ग बना रहे हैं और जो 5 अप्रोच रोड अयोध्या की तरफ आती है उन सभी जगहों पर
गेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां पे पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी जुटाएंगे और साथ ही साथ जो है और भी आवासीय से ले करके उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके वो करेंगे। इधर नैमिषारण्य को हमने टेकअप किया है, उसका मास्टर प्लान बनकर के तैयार है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं विकसित करने जा रहे हैं। गढ़ मुक्तेश्वर, शुक्रतीर्थ, इन स्थानों को नए सिरे से विकसित करने के पीछे न सिर्फ पर्यटन और आध्यात्म को बढ़ावा देना है, बल्कि कारोबार और रोजगार की संभावनाओं को भी तलाश करना है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर बनने के बाद में, उसके कॉरिडोर बनने के बाद में जो वहां पर विकास हुआ है, इसके बाद में जहां प्रति माह 10 लाख लोग आते थे पहले विगत वर्षों में, अब इस कॉरिडोर के निर्माण होने के उपरांत प्रति माह 40-50 लाख तक लोग आते हैं और सावन के महीने में तो 60 लाख से अधिक लोग आए थे। तो बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि लोग सुविधाएं चाहते हैं, उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर उनके लिए, पर्यटकों के लिए एक बेहतर सुविधाएं हों। काशी कॉरिडोर बनने से जिस तरह वाराणसी का कायाकल्प हो गया, राम मंदिर अयोध्या की तस्वीर बदल गई, ठीक वैसे ही इन सर्किट में शामिल तमाम शहरों की सूरत इस नई पर्यटन नीति से बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की भूमि है, महादेव की नगरी भी यहीं पर है। यहीं पर बुद्ध से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर इन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़े, इसके लिए यहाँ पर सुविधाएं होना भी जरूरी है। यही सोचकर उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ इन स्थलों की ब्रांडिंग शुरू कर दी है, बल्कि यहाँ पर्यटन की सुविधाएं भी विकसित कर रही है। यानी अब जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का कभी न भूलने वाला अनुभव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे, लखनऊ। देखिए, महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ की तैयारियां योगी सरकार ने शुरू कर दी हैं। 24 नवंबर को सीएम योगी प्रयागराज में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन सीएम योगी के सामने पेश की जाएगी। संगम के तीर पर बसा आस्था का शहर, तीर्थराज, प्रयागराज। प्रयाग यानी वो स्थान जहां ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया। 3 नदियों का वो संगम जहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस महासंगम को सदियों की संस्कृति का समागम भी कहते हैं। उसी प्रयागराज में एक बार फिर सदियों पुरानी संस्कृति के समागम की तैयारी तेज है। जी हां, महाकुंभ 2025 के लिए संगम नगरी को एक बार फिर तैयार किया जा रहा है, सजाया और संवारा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी 24 नवंबर को प्रयागराज जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री यहां एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव समेत 10 विभागों के सचिव भी शामिल होंगे, जो सीएम योगी के सामने कुंभ 2025 की तैयारियों पर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जाहिर है, योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। योगी सरकार का मकसद महाकुंभ 2025 को कुंभ मेला 2019 से ज्यादा भव्य और दिव्य बनाना है, जिसके लिए प्रयागराज को एक नया स्वरूप देने की तैयारी है। मकसद साफ है कि महाकुंभ 2025 देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए यादगार बन जाए। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के बाद बात अब गुजरात की हो जाए। देखिए, गुजरात में लोकतंत्र का उत्सव धूमधाम से इस वक्त मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार जो है फिर से गुजरात में चुनाव प्रचार करने की तैयारी में। आज महसाना, दाहोद और भावनगर में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हैं। दिग्गजों के प्रचार के बीच गुजरात में चुनावी पारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, वोल्टेज हाई है। मंगलवार को पाटन में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं बनासकांठा में गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए वोट्स मांगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। साथ ही साथ देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में अपनी भरपूर दम वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही सभी प्रमुख सियासी दल चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान एक रोबोट चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच सड़कों, मोहल्लों और गलियों चौबारों में यह रोबोट वोट मांग रहा है। दरअसल प्रत्याशी प्रचार के लिए नए तरीकों को अपना रहे हैं और वो इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। काला चश्मा, भगवा कपड़े और केसरिया रंग की टोपी पहना हुआ ये रोबोट गुजरात चुनाव में आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो वो लोगों के पास पहुंचकर बीजेपी का प्रचार कर रहा है, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, हमें नाडियाड विधानसभा के अंदर। जी हां, आप देखिए यहां पर पंकज देसाई के लिए कैंपेन कराया जा रहा है रोबोट के जरिए। जी हां, इस पे उनके पैम्पलेट्स हैं, लोग जैसे रोबोट उनके पास पहुंचता है और लोग इससे जो है ये पर्चा उठाते हैं और फिर आगे बढ़ता रहता है रोबोट। इस चुनाव में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये अनूठा प्रयोग किया है। रोबोट के जरिए डोर टू डोर कैंपेन का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हमने ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, ये प्रचार के लिए नया तरीका निकाला है और मैं मानता हूँ कि डोर टू डोर कैंपेनिंग से बहुत अच्छा प्रचार भी होता है, लोगों को मिलना भी हो जाता है। अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी हम ले सकते हैं और उसके लिए हम सोच भी सकते हैं, कोई नया विचार भी दे। हम यहाँ पे वो हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी के प्रचार के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल में हम ये डोर टू डोर प्रचार के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के प्रचार के लिए, विधानसभा कार्यालय के प्रचार में भी इसका यूज कर रहे हैं। रोबोट में स्पीकर भी लगे हुए हैं। पार्टी के पहले से रिकॉर्ड किए हुए स्लोगन भी डाले गए हैं, जो कुछ समय के अंतराल पर बजते रहता है। चुनाव प्रचार में इसका सबसे पहला इस्तेमाल खेड़ा जिले की नडियाद विधानसभा सीट पर देखने को मिला। कैंपेन के साथ साथ कहीं पिछले चुनावों में जो है ये कैंपेन छूट गया था डोर टू डोर कैंपेन का, सीधा संवाद जो है वो नहीं होता था। अब हर पार्टी चाहती है कि सीधा संवाद भी हो और हाईटेक कैंपेन भी हो, तो हाइब्रिड तरीके का जो मामला है वो अब चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है। नाडियावाड से हेतलबेन के साथ हिमांशु मिश्रा। देखिए, तमाम रंग गुजरात के चुनाव प्रचार से निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में एक और शानदार खबर आपको दिखा दें, सियासी साफों का वहां पर बहुत शोर है। राजकोट में है एक शर्मा जी साफे वाले। राजकोट के अलावा गुजरात के कई जिलों में वो बहुत फेमस हो चुके हैं। चुनाव के दौरान उनके साफों की डिमांड जो है बहुत बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े राजनीतिक जो दिग्गज हैं उनको भी शर्मा जी ने साफा बांधा है। राजस्थान से आए इस परिवार ने परंपरागत साफा बांधने की जो कला है उसको अभी तक संजो कर रखा है। देखिए, साफा एक रंग बिरंगा पारंपरिक परिधान। साफा दूल्हा पहने तो दूल्हा राजा, नेता पहन ले तो वो जगत का राजा, आम आदमी पहन ले तो मन का राजा। गुजरात के रंगीले राजकोट में साफे की एक ऐसी ही दुकान है, नाम है शर्मा जी साफे वाले। यहाँ दूल्हों के साफों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाने वाले साफों की भी बहार है। गुजरात में चुनाव का शोर है, ऐसे में शर्मा जी साफे वाले के यहाँ सियासी साफों की डिमांड बढ़ गई है। सियासत में शर्मा जी के साफे खासा महत्व रखते हैं, क्योंकि मोदी, वाजपेयी, कलाम जैसे दिग्गजों ने भी शर्मा जी के साफे बंधवाए हैं। वो तो हमारे पिताजी ने जिस समय में साफे बांधे थे, जब यहाँ पहली बार मोदी साहब ने जब अपना इलेक्शन का जो फॉर्म भरा था, तब वजूभाई वाला जी ने उनको सीट खाली करके दी थी, तब उनका
साफा पहना के उनका स्वागत किया था, तो उस वक्त पिताजी को प्राउड फील हुआ इस चीज का, और उन्होंने खुद ने इस चीज को फील किया कि भाई साफा तो अच्छा है, हमारे सीएम साहब को पहनाया है, तो उनके बाद फादर को ही वो बुला देते हैं। राजकीय क्षेत्र में जो चलता ही है वो तो कभी भी कोई भी इलेक्शन आता है तब उनकी जरूरत रहती है, मगर मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब भी पहली बार जब मोदी साहब ने साफा 2001 में पहना था यहाँ सीएम होने पर, तब उसके बाद मोदी साहब कंटिन्यूटली साफा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहनते ही है। वो हमारा प्रतीक है। साफा बहुत अच्छी बात है, वो हमारा हिमालय है जो सर पे रखा हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर वो सब काम करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये अभी साफा है, तो अभी हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमको वहां तक जाने का मौका मिले दिल्ली, मगर हम जा नहीं पा रहे। पर अभी जो है शादी ब्याह के मौसम भी है, इस तरफ इलेक्शन भी आ रहे हैं, दोनों तरफ का भी जोर शोर से अभी दोनों तरफ चल रहा है। इस तरफ विधानसभा का इलेक्शन है, इस तरफ मैरिज सीजन है। चुनावी शोर के बीच साफों का जोर तो है ही, और इन साफों का सियासी रंग भी कुछ अलग है। देखो, ये तो मैं आपको मेयर नहीं है जाहिर में तो कैसे बताऊं। मैं मेरा अंगत बात करूं तो मुझे ऑरेंज ज्यादा पसंद है। अब आप समझ जाओ यहाँ क्या चल रहा है। पीढ़ियों से यहाँ शर्मा जी साफे बना रहे हैं, तो खरीदने वाले भी पीढ़ियों से इनके कस्टमर हैं। दूर दूर से लोग इसी दुकान से साफा लेने और बंधवाने आते हैं। दुकान में लोग साफा बांधने में इतने परफेक्ट हैं कि 1 मिनट में साफा बांध देते हैं। 1 मिनट में एक साफा बना देते हैं। आपने ट्रेनिंग दी हुई है? हाँ, ये सब यहाँ पे 10-10 साल से काम कर रहे हैं। तो 1 मिनट में एक भैया, ये वाले भैया हैं, ये अपना साफा बनाएंगे, पूरा ब्लॉक करेंगे, उसको पूरा बना के ये अपने सर पे रख के फिर नीचे उतारेंगे। जैसे वो हैं भैया, तो वो उनको सिलाई कर रहे हैं, वो सिलाई करेंगे। हाँ, वो पूरा अपने हाथ से सिलाई करेंगे। उनके सिलाई करने के बाद में ये भैया हैं, ये पूरा उनको फिनिशिंग देंगे। उसको ये ब्रोचेस वगैरह जो भी दूल्हा पसंद करके जाता है वो उसके हिसाब से ही लगाना रहता है। तो ये भैया हैं, ये पूरा उसको फिनिशिंग देते हैं और वो भैया सिलाई करते हैं। तो बेसिकली पूरा हाथ का काम किया हाँ, फिर अपने अपने डेट के हिसाब से जिनका जिनका नाम है, तारीख के हिसाब से इस पे स्टिकर लगते हैं और उनकी पैकिंग होती है। अच्छा। और ये जो मोतियों का जो लगाते हैं वो कहाँ है? ये मेरे ससुर जी ने चालू की थी एक्चुअली, शर्मा जी ने। वो पापा अपने हाथ से बनाते थे पहले। अच्छा। तो अपने हाथ से बना के लगाते थे। फिर ये हमारा एक मतलब ट्रेंड हो गया कि शर्मा जी का साफा उसके बगैर अच्छा नहीं लगता, माला के बगैर। और माला से वाकई में बहुत अच्छा लगता है साफा। उसमें अलग अलग कलर की मालाएं रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है एकदम दूल्हा। कविंद्र शर्मा के पिता यानी बड़े शर्मा जी ने ये साफे की दुकान शुरू की थी, जो आज राजकोट समेत कई जिलों में फेमस है। ये लोग राजस्थान से गुजरात आए थे और अब ये अपनी धरोहर साफा बनाने और बांधने की कला को संजो कर रखने में जुटे हैं। ऐसा परिवार है जो इस धरोहर को एक बिजनेस की तरह नहीं, एक सांस्कृतिक कल्चर हेरिटेज की तरह देखता है, और कोशिश यही है इस परिवार की कि साफा बांधने की का जो रिवाज है वो चलता रहे, और उसे उजागर करने के लिए, उसे संभालने के लिए अब भी यहाँ पर जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता के साथ राजकोट में गुड न्यूज टुडे। तो इन दिनों 4 अमेरिकी महिलाएं ऑटो रिक्शा से दिल्ली की सैर करने निकली हैं। ये चारों कोई आम महिलाएं नहीं है। एक का नाम NL मैसन है, दूसरी शरीन जे किटरमैन है, तीसरी का नाम रूथ होमबर्ग और चौथी जेनिफर बाय वाटर्स है। और ये सभी अमेरिकी राजनयिक हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर ये महिला राजनयिक ऑटो से दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं। अपने सभी कामों के लिए खुद ड्राइव करके ये ऑटो से सफर करना पसंद करती हैं। इन्होंने एक मिसाल कायम करने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन करने का फैसला किया है। साथ ही इनके सैर का मकसद भारतीयों से रिश्ते मजबूत करने का भी है। इस राजनयिकों को ऑटो में देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन ऑटो पर इनके सफर की वजह बेहद खास है। When I was in Pakistan, before coming to India, I was in armored vehicles, and they were big, beautiful vehicles, but I would always look out on the street and I would see the auto rickshaws going by, and I always wanted to be in the auto rickshaw. So when I got to India and I had the opportunity to buy one, I took it immediately. Who is your role model or inspiration for this?
So inspiration for the vehicle in general, my inspiration is my mother. My mother always took chances. She traveled around the world. She was in the Vietnam War, and she did so much with her life. And she always taught me to do interesting things and take a chance, because one, you might not get another opportunity, and two, you never know what you might experience. और आर्थिक मोर्चे से आपको एक शानदार खबर बता दें। देखिए, वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार इस वक्त पकड़ रखी है और भारत की तेजी के आगे चीन सहित कई बड़े देश अब पीछे छूट चुके हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक शुभ समाचार आया है। वैश्विक मंदी के बीच एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में दिखा भारत का दम। जहां एक तरफ मंदी की मार के आगे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के कदम डगमगा रहे हैं, वहीं भारत न केवल मजबूती से मैदान में डटा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया को आईना भी दिखा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक मंदी के बीच भारत ने इकोनॉमी के क्षेत्र में अपने बेहतर प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। भारत चालू वित्त वर्ष में 6.6% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपनी ताजा आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मांग में गिरावट और मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए आक्रामक मौद्रिक नीति के बावजूद भारत 2022-23 में सऊदी अरब से एक स्थान पीछे G20 देशों में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। OECD रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात और घरेलू मांग में वृद्धि के नरम होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की सरल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी होकर 5.7% रह जाएगी। हालांकि ये तब भी चीन और सऊदी अरब समेत कई अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 2023 में आर्थिक वृद्धि एशिया के प्रमुख उभरते बाजारों पर दृढ़ता से निर्भर है। इनका अगले साल वैश्विक GDP की वृद्धि में करीब 3/4 हिस्सा होगा, जबकि यूरोप और अमेरिका का योगदान घटेगा। OECD का अनुमान है कि यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बचती है, तो इसमें एशिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हाथ होगा, लेकिन सबसे अहम रोल होगा भारत का। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 3.1% और 2023 में केवल 2.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं उस बच्चे के बारे में जिसकी मधुर आवाज में गाई जा रही गुरबानी लोगों की सुर्खियां जो है वो बटोर रही हैं। महज 4 साल की उम्र का ये अनोखा टैलेंट आपका भी मन मोलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप गुरबानी की ये मधुर आवाज आपका मन मोह लेगी। ये आवाज ही उसकी पहचान है। तो पै चौपना हो वही जे लाहे लिखता खिया पुकारा उतरी जे बन्ना पुरिया पाल सहर श्याम पाला को वे। गुरदासपुर की 4 साल की गुरनूर कौर गुरबानी बोलती है। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल तक नहीं पाते हैं, उस उम्र में गुरनूर गुरबानी करती है। छोटी सी उम्र में उसके इस टैलेंट के पीछे उसकी माँ का हाथ है, जिन्होंने गुरनूर को जापू जी साहिब का पाठ 10 गुरुओं के नाम जाझारू खालसा और गुरबानी सिखाई। 4 साहिबजादे 5 ककार 5 प्यारे 10 गुरु साहबान दे नाम सूबे दी की चारी ते जुझारू खालसा। ये सारा कुछ मम्मा ने सिखाया। माता पिता को खुशी है कि गुरनूर अपनी मधुर आवाज से गुरदासपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम रोशन कर रही है। 2.5 साल की उम्र से ही गुरबानी का पाठ सीख रही गुरनूर अभी और सीखना चाहती है। ਇਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੰਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੁਝਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੇ, क्योंकि आप अकेले रहने हैं, समय की घाट करके इन्हू बहुत थोड़ा सिखाया गया। आज गुरनूर गुरदासपुर के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है।
दूसरे बच्चे भी उन्हें देख गुरुद्वारे में जाकर पाठ करने लगे हैं। लोग खुश हैं कि बच्चे सोशल मीडिया, चैट, मोबाइल गेम्स के बजाय अब गुरबानी बोल रहे हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इतनी क्यूट और कंठस्थ गुरबानी तो शायद आपने पहली बार सुनी होगी। बात कुछ और खबरों की होगी। देखिए, कुत्तों और इंसानों का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है। इस अनमोल रिश्ते को और प्यार की कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी हमेशा से। ऐसी एक कहानी पंजाब के अमृतसर से निकल कर आ रही, जहां 3 बहनों ने 75 से भी ज्यादा आवारा कुत्तों की परवरिश का जिम्मा उठाया है। देखिए। प्यार, वो शब्द जो अनमोल है। कहते हैं प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। ये जानवरों और इंसानों के बीच हो तो न सिर्फ आकर्षित करता है बल्कि अनोखा भी हो जाता है। ये तस्वीरें उसी अनोखे प्यार की कहानी बयां कर रही है। अमृतसर की रहने वाली 3 बहनों ने 75 आवारा कुत्तों की परवरिश का जिम्मा उठाया है। इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए महीने का एक मकान किराए पर भी ले रखा है, जो अब इन तमाम आवारा कुत्तों का आशियाना है। तीनों बहनें मिलकर इन सभी कुत्तों की देखभाल करती है, उनका ध्यान रखती हैं, उनके खाने पीने के साथ ही मेडिकल जरूरतों का भी पूरा खर्च उठाती हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡੌਗ ਆ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। स्ट्रे डॉग्स के साथ प्यार बांटने का ये सिलसिला वर्षों पुराना है। इसकी शुरुआत इनके पिता ने की थी। पिता के गुजर जाने के बाद प्यार की इस डोर को इन तीनों बहनों ने आगे बढ़ाया और इन देखिए, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो महज एक खेल से कहीं ज्यादा है। इस खेल में लोगों को एक साथ लाने की जादुई शक्ति है जो सभी को इसका दीवाना बना देती है। पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों पर इस वक्त फुटबॉल का फीवर जो है वो चढ़ा हुआ है। खास तौर से फुटबॉल प्रेमियों के लिए कतर में चल रहा फुटबॉल का विश्व कप किसी त्योहार से कम नहीं है। यूरोप के देश हो, मिडिल ईस्ट के देश हो या फिर एशियाई मुल्क, हर ओर फुटबॉल के प्रति दीवानगी देखते ही बन रही है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके जरिए हम आपको फुटबॉल के प्रति लोगों के जोश, जज्बे और उत्साह को दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया फीफा के दौरान अपने अपने पसंदीदा देश और खिलाड़ियों का मनोबल अलग अलग तरीकों से बढ़ाते हुए नजर आई। फीफा विश्व कप में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 29 दिनों के दौरान 64 मैच खेले जाएंगे। फ्रांस मौजूदा चैंपियन है, जिसने फाइनल में क्रोएशिया को हराकर 2018 में अपना दूसरा खिताब जीता था। देखिए, कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच जो है पूरे चरम पर अब नजर आ रहा है। ग्रुप ई को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, जिसमें स्पेन और जर्मनी फुटबॉल के जो हैं पावर हाउस माने जाते हैं। जापान भी एक बेहतरीन टीम है। जहां तक कि कोस्टारिका को कमजोर नहीं कहा जा सकता। आज भी कई अहम मुकाबले होने जा रहे हैं और खासतौर पर आज जर्मनी और स्पेन की टीम पर खास नजरें सबकी रहने वाली। देखिए, आज ग्रुप एफ में मोरक्को और क्रोएशिया के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। ये मुकाबला जो है दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं देखिए, ग्रुप ई में जर्मनी और जापान आमने सामने इनकी भिड़ंत होने जा रही है और शाम 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। बिल्कुल, जबकि ग्रुप ई में ही स्पेन और कोस्टा रिका भी एक दूसरे से जो है लोहा लेंगी। ये मुकाबला रात 9:30 बजे खेला जाएगा।